Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Legal Updates. So from today we are going to start lecture series of the Constitution. आज से हम संविधान की एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम संविधान के सभी चैप्टर्स की चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक, तो आज हम पहला चैप्टर इसके अंदर चर्चा करेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल और यूनिटरी एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ इट। ओके, तो आज हम इन सब टॉपिक्स की चर्चा करेंगे क्योंकि आज मेरा इतना ही कंटेंट कवर करना है इस लेक्चर के अंदर, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। संविधान किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है शासन, विधान का अर्थ होता है विधि। किसी राज्य के जो शासन की विधि होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स द प्रिंसिपल्स बाय व्हिच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट इज़ मेड, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उस राज्य की जो शासन और सत्ता जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उस डॉक्यूमेंट में जो सिद्धांत दिए गए उनके आधार पर चलाई जाती है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। तो अब देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या दी गई है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सेंसिटिविटी। पहला क्या है? स्पेशल लीगल सेंसिटिविटी व्हिच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल्स फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्रिंसिपल्स फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द स्पेशल वर्क ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन है? आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट 3 हैं यहाँ पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उनके क्या प्रिंसिपल फंक्शन है? एंड डिक्लेयर्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स को कौन से सिद्धांत गवर्न करते हैं, उनकी जो ऐसे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करता है संविधान। ओके, तो ये तो हो गया पूरा डिफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। There is no hard and fast definition of the constitutional law. In generally accepted use of the term, it means the rule which regulates the structure of the principal organ of the government and their relationship. पहला क्या है? The rule which regulates the structure of the principal organ of the government and their relationship to one another. ऐसे नियम जो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करें और उनका आपस में संबंध क्या है उनके बारे में चर्चा करें। दैट इज एंड डिटरमाइंस देयर प्रिंसिपल फंक्शन, और उनके प्रमुख कार्यों को डिसाइड करें। दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये तो हमारी 2 चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स शासन की जो विधि है किसी राज्य की, दैट इज कॉल्ड द संविधान, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो अब हम चलते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगला टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत से जूरिस्ट आए, बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए। उन्होंने यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था वहाँ पे 2 चीज़ों में था। एक तो संविधान यूनिटरी हो सकता था और दूसरा संविधान फेडरल हो सकता है। यूनिटरी में क्या होता था? इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर सेंट्रलाइज्ड इन वन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो शासन की जो शक्तियां हैं वो केवल एक गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज होती, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सत्ता है, उसमें सेंट्रलाइज होती थी। द प्रोविंसेज आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, और जो उसके और जो प्रोविंसेस होते थे वो उसके सबऑर्डिनेट होते थे, ना कि कोऑर्डिनेट होते थे। लेकिन जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत आया, एक वो आया, तो इसमें क्या कहा गया? ऑन द अदर हैंड देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर स्पीयर। जैसा हम इंडिया में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया है। अब ये उस राज्य, उस नेशन की परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पे किस हद तक अप्लाई किया गया है, लेकिन सिद्धांत यही है। ठीक, और जो फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे शासन जो है एक गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहाँ पे बोथ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर,
दोनों सरकारें, स्टेट की और सेंट्रल की, अपने स्फीयर में स्वतंत्र हैं। वो अपने स्फीयर में स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ मामलों पे दोनों के बीच में ट्रीटीज़ होती हैं और वो उनकी बात है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फेडरल प्रिंसिपल, जो कि दिया गया प्रोफेसर वेयर के द्वारा दिया गया फेडरल प्रिंसिपल। और उन्होंने कहा फेडरल प्रिंसिपल मीन्ट द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर्स सो दैट द जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और रीजनल गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन ए स्फीयर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। जैसा कि मैंने कहा, वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में होते हैं, लेकिन अपने में वो स्वतंत्र होते हैं। तो ये फेडरल प्रिंसिपल दिया गया, यही फेडरल प्रिंसिपल प्रोफेसर वेयर के द्वारा दिया गया है। डिफिनेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, पूछा भी जाता है हमेशा। यहाँ पे क्या उन्होंने बताया, फेडरल प्रिंसिपल में उन्होंने बताया फेडरल प्रिंसिपल मीन द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर सो दैट द जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर each within a sphere coordinate and independent. Both the federal and regional governments are coordinate and independent in their sphere, not subordinate to another. ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सबॉर्डिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, स्टेट और सेंट्रल एक दूसरे के कोऑर्डिनेट होते हैं, ना कि सबॉर्डिनेट। ठीक, तो ये था जो फेडरल प्रिंसिपल दिया गया प्रोफेसर वेयर के द्वारा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टर हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल होने में, कौन कौन सी इसेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से इसेंशियल वहाँ पे लगते हैं। तो पहला वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का होने का मतलब क्या है कि स्टेट अपने मैटर, जैसे इंडिया में दिया गया है स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द सेंट्रल लिस्ट। तो 3 लिस्ट यहाँ पे हैं कि स्टेट लिस्ट अपने मैटर्स पर कानून बनाएगी और सेंट्रल लिस्ट अपने मैटर्स पर कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही बनाएंगे कानून, जिसको वहाँ पे अथॉरिटी होगी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, कि ना आप उनके मामलों में इंटरफेयर करेंगे, ना वो आपके मामले में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविज़न, जब इमरजेंसी लगता है तो यहाँ पे सेंट्रल ही लगाती है और पूरे देश में एक साथ लगा देती है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता, वहाँ पे स्टेट की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती। ठीक, और जैसा कि है फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, वहाँ पे जब स्टेट अपने में स्वतंत्र है, वहाँ उसकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। फिर वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी स्टेट का, वो एक गवर्नर होता है। ठीक, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द सेंट्रल, वो सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो यहाँ पे भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर कैसा हुआ, जब आप वहाँ पे एक आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वहाँ पे स्टेट की कोई मर्जी नहीं है। तो ये सब लूप होल्स हैं जो पाए जाते हैं। और यहाँ पे और कौन सा है, जैसे हाँ किसी स्टेट का नाम बदलना हुआ, उसकी बाउंड्री को बदलना हुआ, तो ये सब सारे सेंट्रल को राइट मिले हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेट का कोई पावर नहीं मिलता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं जो इससे थोड़ा अलग हट जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है, इंडिया में ऐसे इसके लूप होल्स पाए जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जिस स्टेट में फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया है, वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ना कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है, और सारी सत्ता और शासन, सारी व्यवस्था, रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर चलाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलाए जाएंगे। ठीक, एंड थर्ड, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है, essential institution to a federal government, the supreme constitution is a essential if the government is to be federal, the written constitution is essential if the federal government is to work well। ठीक, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है फेडरल गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन। ठीक, वो जो संविधान है उस राज्य का, अगर उस
वो रिटर्न नहीं होगा, तो वहाँ पे क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब ये फोर्थ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोर्थ एसेंशियल क्या है फेडरल गवर्नमेंट की, रिजिडिटी। रिजिडिटी किस मामले पर? ऑन द मैटर ऑफ द अमेंडमेंट। लेकिन क्या इंडिया में ये अप्लाई होता है, ये इसेंशियल पूरा होता है फुलफिल? इंडिया में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। क्या इंडिया में रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या इंडिया में रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाई जाती है, रिजिडिटी ऑफ द अमेंडिंग पावर में पाई जाती है? नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 27 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक, अगला हमारा है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। देयर मस्ट बी द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स इन ए फेडरल स्टेट। द लीगल सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फेडरल सिस्टम। द वेरी नेचर ऑफ द फेडरल स्टेट इन्वॉल्व्स ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It is therefore essential to maintain the division of power between the two levels of the government. There must be done some independent impartial authority. जैसा कि यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दो गवर्नमेंट्स होती हैं और उनके बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि उनके मामलों को सुन सके। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होनी चाहिए। जब कोई सेंट्रल और स्टेट का मामला आएगा तो वो डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन में जाएगा और उस इंस्टीट्यूशन को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसीलिए जिस कंट्री में या जिस स्टेट में फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे एक सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने देश में पाई जाती है, इस पर कोई शक नहीं है। तो एट लास्ट हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इंडिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है यूनिटरी। ठीक, तो इस पर प्रोफेसर जेनिंग की एक लाइन है, इन्होंने लिखा है, It may be concluded that Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but is a combination of both. It is a union of composite state of a novel type. ठीक, ना तो ये पूरा फेडरल है ना तो पूरा यूनिटरी है, बल्कि यह एक कंपोजिट स्टेट, इट इज़ a union of composite state of novel type. तो ये जो चर्चा थी हमारी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और किस हद तक इंडिया में ये पाया जाता है, और क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है, इसकी जहाँ तक हम प्रयास किए हैं कि सारी चीज़ें आपको बता दें और बताया भी। तो जैसा भी लगे आप लोग इस पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।